गुड मॉर्निंग बच्चों। इसके पहले की क्लास में हमने जाना था कि शब्द किसे कहते हैं और इसकी मुख्य बातें इनमें क्या होती हैं, और इसके बाद जाना था कि शब्दों को कितने आधारों पर बांटा गया है जिससे हम शब्दों को पहचान सकें कि ये किस प्रकार के शब्द हैं। तो जो वो मुख्य आधार थे वो चार आधार, वो उत्पत्ति के आधार पर, रचना के आधार पर, प्रयोग के आधार पर और अर्थ के आधार पर। आज हम इसे विस्तार से जानेंगे इसको कि उत्पत्ति के आधार पर शब्दों को कितने भागों में बांटा जाता है और इसकी हम व्याख्या भी समझेंगे, इसके बारे में जानेंगे। तो बच्चों, शब्दों को मुख्य चार आधारों पर बांटा गया है कि हिंदी साहित्य में, हिंदी भाषा में हम जिन शब्दों का अध्ययन करते हैं, पढ़ते हैं जिन्हें, वो कितने प्रकार के होते हैं। तो सबसे पहले उत्पत्ति के आधार में देखिए, तत्सम, तद्भव, देशज और विदेशी शब्द, ये चार प्रकार के शब्द होते हैं। उत्पत्ति, जैसे मैंने इसके पहले भी आपको बताया था कि यहाँ पर ये शब्दों के बारे में हमें ये जानकारी मिलती है कि ये शब्द कहाँ से आए हैं, ये शब्दों की उत्पत्ति क्या है, इन शब्दों का स्रोत क्या है, इनका माध्यम क्या है। तो इन्हीं को हम यहाँ पर पढ़ेंगे कि वो कितने प्रकार के शब्द हैं। सबसे पहले है तत्सम। तत्सम शब्द, तत्सम शब्द क्या होते हैं? तत्सम शब्दों के बारे में हम जानेंगे कि तत्सम शब्द उत्पत्ति के आधार पर चार प्रकार के शब्द होते हैं, जिनमें पहला है तत्सम शब्द। तत्सम शब्द किसे कहते हैं? तत् और सम, यहाँ देखिए आप, तत् और सम, ये तत् और ये सम। तत् का अर्थ होता है उसके और सम का अर्थ होता है समान। उसके मतलब किसके? अर्थात संस्कृत भाषा के, संस्कृत के समान। सम का अर्थ होता है समान, तो संस्कृत भाषा के समान इसका शाब्दिक अर्थ होता है। तो हम कह सकते हैं कि तत्सम शब्द वे शब्द होते हैं जो संस्कृत भाषा से ज्यों का त्यों, जैसे वो हैं वैसे ही उनका प्रयोग हिंदी भाषा में किया जाता है, तो उन्हें हम कहते हैं तत्सम शब्द। कि जो शब्द संस्कृत से ज्यों का त्यों हिंदी भाषा में आ गए हैं वो तत्सम शब्द कहलाते हैं। जैसे ग्रह, कृषि, कृषक, चंद्र, तो ये कुछ शब्द हैं तत्सम जो है। इन्हें जो जैसे ये संस्कृत में, ये संस्कृत के शब्द, इनको हम तत्सम शब्दों को संस्कृत के शब्द भी कहा जाता है, और इनका हम एज इट इज, जैसे ये संस्कृत में प्रयोग किए जाते हैं वैसे ही इनका प्रयोग हम हिंदी भाषा में भी करते हैं। ग्रह, गृह, कृषि, कृषक, चंद्र, ये सारे शब्द संस्कृत के शब्द भी कहे जाते हैं। इनके अतिरिक्त बहुत सारे तत्सम शब्द हैं जिनको आप अपने पुस्तक में पढ़ सकते हैं। इसके बाद है तद्भव। तद्भव, ये तद और भव, तद्भव शब्द क्या होते हैं? दूसरा इसमें है तद्भव शब्द। तद्भव, तद माने भी उसके, ठीक है, भव माने बना हुआ। तो तद यहाँ पर उसके किसके? तो संस्कृत का, यहाँ भी संस्कृत की बात की जा रही है कि संस्कृत से भव माने बना हुआ जो शब्द। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि तद्भव शब्द कौन से शब्द होते हैं? तद्भव शब्द वे शब्द होते हैं जिन्हें संस्कृत भाषा से थोड़े बदलाव के साथ हिंदी भाषा में स्वीकार किया गया है, या हिंदी के शब्द भंडार में इन्हें संग्रहित किया गया है, और इन्हें हिंदी के शब्द भी कहा जाता है तद्भव शब्दों को। तद्भव शब्द ये किससे आए हैं? ये संस्कृत शब्द से ही बने हुए शब्द हैं। संस्कृत के ही शब्द कुछ बदलाव के बाद हिंदी में प्रयोग किए जाते हैं, वे शब्द जो है तद्भव शब्द कहलाते हैं। जैसे मान लीजिए ये तद्भव शब्द है, तो जैसे ये गृह, गृह को हम घर और गृह का मतलब एक ही होता है, तो ये तत्सम हो गया, ये इसका तद्भव हो गया गृह। कृषि का क्या अर्थ है? कृषि को भी जब संस्कृत का शब्द है, इसको थोड़े बदलाव के साथ इसका प्रयोग हिंदी में कैसे हुआ? इसको कहेंगे खेती, तो ये तद्भव शब्द हो जाएगा। कृषक, तो कृषक का हिंदी जब तद्भव इसका होगा, संस्कृत का ये शब्द है, तो इसको ये थोड़ा बदलाव के साथ किसान, दोनों का अर्थ एक ही है, ठीक है। और अब इसके चंद्र, तो चंद्रमा को कहते हैं, चांद को कहते हैं, तो चंद्रमा।
तो आपने देखा कि ये थोड़े बदलाव के साथ साथ ये सारे शब्द जो हैं ये तद्भव शब्द कहलाएंगे, जिन्हें हम हिंदी के शब्द भी कहते हैं। और ये जो हैं गृह, कृषि, कृषक और चंद्र, ये शब्द जो हैं संस्कृत के शब्द कहलाते हैं और ये ज्यों का त्यों हिंदी में प्रयोग किए जाते हैं। इसके बाद देखिए देशज। देशज किसे कहते हैं? देशज जो शब्द होते हैं वो क्या होते हैं? देशज का अर्थ होता है देश अज। देशज मतलब देश में उत्पन्न हुआ। मतलब कहने का तात्पर्य है कि जो देश के अंदर बहुत सारी क्षेत्रीय भाषाएं भी बोली जाती हैं, बहुत सी ग्रामीण भाषाएं भी बोली जाती हैं। जो ये ग्राम्य बोलियां होती हैं, गांव की जो बोलियां होती हैं, उनसे जो शब्द बनकर आ गए हैं उनको हम कहते हैं देशज शब्द। वो क्या कहलाते हैं? देशज शब्द, जो ग्राम्य बोलियों से हिंदी भाषा में आए हैं। इनका जो उत्पत्ति स्थान है वो संस्कृत भाषा नहीं है, इसका ध्यान रखिएगा। ये ग्राम्य बोलियों से आए हैं, जो ग्रामीण इलाकों में जो बोलियां बोली जाती हैं। बोली आप जानते हैं कि क्षेत्रीय भाषा, जो क्षेत्रीय जो रूप से जो बोली बोली जाती है उसको हम बोली कहते हैं। तो जो बोली जाने वाली जो भाषा होती है वो बोली कहलाती है। तो जो ऐसे शब्द जो जिनका प्रयोग हिंदी भाषा में किया जाता है उन्हें हम देशज शब्द कहते हैं। जैसे लोटा, खटिया इत्यादि। इसके बाद विदेशी शब्द क्या होते हैं? विदेशी शब्द, जैसे कि आपको शब्द से ही इसके विदेशी, इसका क्या विदेशी, देश के बाहर, इसका अर्थ हो गया देश के बाहर। मतलब आप जानते ही हैं कि आपने इतिहास भी पढ़ा है, तो आपको मालूम है कि भारत में तरह तरह के बहुत सारे यहाँ पर विदेशी लोगों का शासन भी रहा है, और जो है जिसके कारण उनके साथ साथ तमाम संस्कृतियां भी यहाँ पर आईं। और जो भाषा होती है बच्चों, वो संस्कृति का ही एक रूप होती है। तो उनके संस्कृतियों में जो संस्कृतियां आई, उनके साथ उनकी भाषा भी आई, और उनकी भाषा में भी अलग अलग तरह के शब्द थे। तो उन शब्दों को, कुछ शब्दों को जो है जो हिंदी में शामिल किया गया है, हिंदी में वो आ गए हैं, तो जिन्हें हम हिंदी भाषा के रूप में ही जानते हैं, हिंदी शब्दों के रूप में ही जानते हैं। लेकिन हिंदी भाषा जब हम लिखते हैं तो उनमें जो शब्द विदेशी प्रयोग किए जाते हैं तो उन्हें हम हिंदी भाषा के ही शब्द कहते हैं। तो हिंदी भाषा के अंतर्गत कुछ विदेशी शब्द भी हैं जिनका प्रयोग हम करते हैं। जैसे अंग्रेज आए तो वहाँ से हमें अंग्रेजी जो संस्कृति थी उससे हमें अंग्रेजी भाषा हमने जानी, अंग्रेजी भाषा को जाना। पुर्तगाली आए, पुर्तगालियों की भाषा को जाना। इसके बाद फ्रांसीसी आए थे, फ्रांसीसियों की भाषा को जाना, फ्रेंच को जाना। उसके बाद जो है अरब के लोग आए, फिर उसके बाद हमने मुगलों से फारसी जाना। तो ऐसे बहुत सारे इस तरह से बहुत सी संस्कृतियों के आने से हमारी भाषा जो है, भाषा में इन शब्दों का प्रयोग आपको बहुतायत देखने को मिल जाएगा। जैसे इंतजार, फैसला, कार, इंग्लिश का शब्द है साइकिल, डॉक्टर, बहुत सारे शब्द हैं इस तरह के विदेशी शब्द जो हम हिंदी भाषा में प्रयोग करते हैं। तो इन्हीं को हम विदेशी शब्द कहते हैं। तो आपने देखा कि ये उत्पत्ति स्थान है, ये हमने जान रहे हैं ना, ये हम पढ़ रहे हैं कि उत्पत्ति के आधार पर। तो ये जो है ये चारों, ये तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशी, ये सारे उत्पत्ति स्थान हैं। कहाँ से? ये तत्सम संस्कृत का, तद्भव संस्कृत का बदला हुआ रूप, और उसके बाद देशज जो क्षेत्रीय बोलियों, ग्राम्य बोलियों के द्वारा आया, और विदेशी शब्द कौन से? विदेशी भाषाओं से जो हमें मिले हैं। तो इस प्रकार आपने देखा कि ये चार जो हैं ये किससे हैं? ये सारे उत्पत्ति स्थान हैं हिंदी भाषा के उत्पत्ति के आधार पर शब्दों के। अब बच्चों इसके बाद जो है हम जानेंगे कि दूसरा जो है रचना के आधार पर। रचना के आधार पर यानी कि बनावट, जो शब्दों की बनावट होती है, जिस प्रकार से शब्दों को बनाया जाता है, उनका निर्माण किया जाता है, उस आधार पर हम शब्दों को रूढ़, यौगिक और योग रूप 3 प्रकार में बांटते हैं। इसके 3 प्रकार हैं। पहला है, इसमें पहला है रूढ़ शब्द। रूढ़ शब्द क्या होते हैं?
रूढ़ शब्द वे शब्द होते हैं जिनके टुकड़े नहीं किए जा सकते हैं। अगर हम उन्हें अलग करें तो उनका कोई अर्थ नहीं निकलेगा। तो रूढ़ शब्द किसे कहेंगे? जिन शब्दों के टुकड़े नहीं किए जा सकते हैं उन्हें हम रूढ़ शब्द कहते हैं। इसको भी उदाहरण से समझेंगे, जैसे भूमि, कृषि, फल, पहाड़। अब आप इनके टुकड़े आप करेंगे तो इनका कोई अर्थ नहीं निकलेगा। जैसे भूमि, तो भू धन मी अगर हम करते हैं ऐसे, तो भू का या मी का ऐसे कोई अर्थ नहीं निकलेगा। तो वैसे या कृषि है तो ये क्री और शी, तो ऐसे हम देखेंगे तो इनका कोई अर्थ हमें नहीं समझ में आएगा। तो रूढ़ शब्द कौन से हो गए? जिनके टुकड़े नहीं किए जा सकते। दूसरा, यौगिक शब्द। यौगिक शब्द किसे कहते हैं? यौगिक शब्द युग्म, जहां पर दो शब्दों का मेल हो या शब्दांशों के द्वारा जो शब्द बनाए जाते हैं। दो शब्दों के मेल से, यौगिक का मतलब ही होता है जुड़ा हुआ, जोड़, युग्म के साथ। तो यौगिक शब्द वे शब्द कहलाते हैं जो दो शब्दों के द्वारा बनाए जाते हैं, दो शब्दों को जोड़कर बनाए जाते हैं, उन्हें हम यौगिक शब्द कहते हैं। तो यौगिक शब्द जो है दो शब्दों के मेल से बनते हैं, जैसे, और जिनको हम अगर अलग भी कर देते हैं तो उनके भी अर्थ निकलते हैं। देखिए, जैसे विद्यालय, विद्या धन आलय, ये हो गया विद्यालय। यहाँ देखिए आप, ये विद्या धन आलय, विद्यालय। तो यहाँ विद्यालय एक शब्द है जो कि ये यौगिक शब्द कहलाएगा। ये शब्द यौगिक है। क्यों है ये यौगिक? क्योंकि देखिए, ये आलय, ये विद्या, दो ये अलग अलग शब्दों को जोड़ करके ये बनाया गया है, इसलिए ये यौगिक शब्द है। तो यौगिक शब्द की परिभाषा क्या हो गई? दो शब्दों के योग से जो शब्द बनाए जाते हैं, शब्दों या शब्दांश के योग से जो शब्द बनाए जाते हैं उन्हें हम यौगिक शब्द कहते हैं। तो विद्या, आलय, इनको अलग भी कर दिया तो इसके देखिए अर्थ निकल रहा है। विद्या का अर्थ हो गया शिक्षा, आलय का अर्थ हो गया जहाँ हम शिक्षा प्राप्त करते हैं, विद्या का घर, शिक्षा का घर, इसका अर्थ हो गया। ऐसे ही इसका एक उदाहरण और देखेंगे। ये तो शब्द और शब्द को जोड़ के बनाया गया है। ये भी विद्या भी शब्द है और आलय भी शब्द है। अब शब्दांशों को जोड़कर भी यौगिक शब्द बनाए जाते हैं, जैसे उपधनकार, उपकार। तो यहाँ पर उप जो है ये शब्दांश है, ये शब्दांश है जिसका अध्ययन हम आगे के पाठ में करेंगे, क्योंकि ये शब्दांशों का हम जो शब्दांश में उपसर्ग और प्रत्यय आते हैं, तो इन शब्दों का निर्माण जब हम पढ़ेंगे तो उनका अध्ययन हम विस्तार से करेंगे। तो यहाँ पर देखिए, ये शब्दांश के माध्यम से ये शब्द बना है उपकार। ऐसे ही हम प्रत्यय के द्वारा भी शब्द बना सकते हैं। तो जो यौगिक शब्द होते हैं उनमें मुख्य बात ये होती है कि ये जो है उपसर्ग, प्रत्यय, संधि, समास, इन चारों की शब्द निर्माण के ये अलग अलग प्रक्रियाएं हैं। उपसर्ग है, प्रत्यय है और इसके बाद आपका समास है, संधि है, इनके माध्यम से हम शब्दों का निर्माण करते हैं। तो इसीलिए ये शब्द जो है यौगिक शब्द इन्हीं के द्वारा बनाए जाते हैं और इन्हीं को हम यौगिक शब्द कहते हैं, क्योंकि उपसर्ग शब्दांश होते हैं, प्रत्यय शब्दांश होते हैं, समास हम पढ़ेंगे आगे तो आप जानेंगे कि किस प्रकार से समास में भी शब्दों का निर्माण समासिक प्रक्रिया के द्वारा किया जाता है। तो ये आपने जाना कि यौगिक शब्द किसे कहते हैं। अब इसमें जो है एक और है, तीसरा है इसका योग रूढ़ शब्द। योग रूढ़ क्या होता है? योग रूढ़ शब्द मतलब दो शब्दों के योग से बनने वाला एक ऐसा शब्द जिसका एक तीसरा अर्थ हो। तो योग रूढ़ शब्द क्या हो गए? ऐसे शब्द जो दो शब्दों के योग से तो बनते हैं लेकिन उनका कोई तीसरा अर्थ होता है। दोनों शब्दों के अर्थ होते हैं लेकिन उनके अर्थ अलग अलग होते हुए भी जब वो एक साथ लिखे जाते हैं योग रूढ़ शब्द के रूप में, तो उनका एक तीसरा अर्थ निकलता है, जिसे हम समास में एक समास का भेद है बहुव्रीहि समास।
तो बहुव्रीहि समास के जो उदाहरण हैं वो योग रूढ़ शब्दों के अंतर्गत आते हैं। कैसे? देखिए, योग रूढ़ शब्दों में जैसे देख लीजिए चक्र, चक्रधर, ठीक है, एक ये पूरा शब्द है चक्रधर। अब ये कैसे तीसरा अर्थ दे रहा है? आप कहेंगे कि इसमें भी तो दो शब्द हैं, फिर ये यौगिक शब्द क्यों नहीं है? तो इसीलिए आपको मैं ये यहाँ पर स्पष्ट करना चाहूंगी कि ये चक्र और धर, इन दोनों का अर्थ अलग अलग है। चक्र जो सुदर्शन चक्र होता है, एक अस्त्र है, और धर धारण करने वाला। तो यहाँ पर इसका अर्थ तो अलग अलग आ रहा है, लेकिन जब इसको हम चक्रधर लिख देंगे पूरा, तो चक्रधर किसे कहते हैं? भगवान विष्णु को चक्रधर कहा जाता है। वो चक्र धारण करते हैं, सुदर्शन चक्र उनके हाथों में रहता है। तो चक्र को धारण करने वाला अर्थात विष्णु जी। तो यहाँ पर एक तीसरा अर्थ इसका क्या हो गया? विष्णु जी। तो इस चक्रधर, जब हम चक्रधर, जैसे हम चक्रधर बोलते हैं तो जहन में क्या आएगा? जहन में ये एक आएगा कि ये विष्णु भगवान का नाम है चक्रधर, ठीक है। नीलकंठ, तो नीलकंठ, नीला है कंठ जिसका, अर्थात भगवान शिव। तो नीलकंठ कहते हैं तो आप तुरंत हमारे दिमाग में आता है कि शिव जी को नीलकंठ कहा जा रहा है, और शिव जी का एक नाम भी है नीलकंठ, तो इसीलिए उनका नाम है कि कंठ है, नीला है कंठ जिसका, अर्थात शिव जी। तो एक तीसरा अर्थ निकल के आया शिव जी। यहाँ पर एक तीसरा अर्थ निकल के आ रहा है चक्रधर। विषधर, विषधर, विष और धर दो यहाँ पर भी अलग अलग शब्द हैं, लेकिन जब विषधर दोनों एक साथ लिखे गए तो विषधर हो गया। विषधर में क्या हुआ? विषधर विषैला जो सर्प होता है उसको कहते हैं, अर्थात कोई विषैला जीव, या विषैला जो कौन होता है विषैला जीव? सर्प को कहते हैं, सांप को कहते हैं। तो आपने देखा कि इस तरह से ये योगरूढ़ शब्द कौन से होते हैं? जो दो शब्दों के योग से तो बनते हैं, लेकिन उनका एक तीसरा अर्थ होता है। अब देखिए इसके बाद है प्रयोग के आधार पर। प्रयोग के आधार पर जो शब्द होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं, विकारी और अविकारी। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि विकारी शब्द किसे कहते हैं। विकारी, विकारी शब्द किसे कहा जाता है? देखिए, विकारी, विकारी, तो विकारी, ठीक, विकारी मतलब बदलाव। विकार का अर्थ होता है बदलाव। यहाँ पर विकार का अर्थ हो गया विकारी में, देखिए वी लगा है, कार है, वी उपसर्ग है, कार इसका मूल शब्द है और ई इसमें प्रत्यय है। तो और अगर ऐसे देखते हैं तो विकार, अगर उपसर्ग लगाकर शब्द देखें तो विकार धन ई। तो यहाँ पर आप देखिए कि विकार का अर्थ होता है बदलाव, ठीक है, और ई हो गया यहाँ वाला, विकार वाला, मतलब विकार मतलब बदलाव वाला। तो जो शब्द रचना, जो जिन शब्द रचनाओं में जिन शब्द रचनाओं में लिंग, वचन और कारक, ये लिंग, वचन, कारक के कारण परिवर्तन होता है, बदलाव होता है, उन्हें हम विकारी शब्द कहते हैं। इनको विकारी शब्द कहा जाता है। तो इनमें जो है संज्ञा, सर्वनाम, मुख्य चार हैं इसमें, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया। इसमें ये चार विकारी शब्द हैं, ये जिनका अध्ययन हम आगे विस्तार से करेंगे आगे के पाठ में। तो इन्हें हम विकारी शब्द कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि इनमें लिंग, वचन और कारक के कारण परिवर्तन होता है, ठीक है। अगर संज्ञा शब्द है तो अगर लिंग उसका स्त्रीलिंग होगा तो उसकी जो है क्रिया भी स्त्रीलिंग में होगी। अगर यहाँ संज्ञा, अगर उसका संज्ञा जो संज्ञा पद है, संज्ञा शब्द है, अगर वो पुल्लिंग होगा तो क्रिया भी पुल्लिंग में हो जाएगी। इसी को परिवर्तन कहते हैं कि संग वही वाक्य रहता है, लेकिन लिंग परिवर्तन के कारण यहाँ पर, लिंग के कारण यहाँ पर परिवर्तन हो जाता है इन शब्दों में, ठीक है। तो इसको भी हम विस्तार से, इनको भी हम पढ़ेंगे आगे के पाठ में इसको। अब इसके बाद अविकारी शब्द। अविकारी शब्द क्या होते हैं? इसी के विपरीत, विकारी शब्दों के विपरीत
जिन शब्द रचनाओं में लिंग वचन कारक के कारण कोई बदलाव नहीं होता। अविकारी, अविकार जिनमें कोई बदलाव, अविकार जिनमें कोई भी बदलाव, कोई भी परिवर्तन नहीं होता है, उन्हें हम कहते हैं अविकारी शब्द। इन्हें भी, ये मुख्य ये हैं, इसमें भी इनको हम अव्यय भी कहते हैं, जिनका अध्ययन भी हम आगे के पाठों में करेंगे। क्रिया विशेषण, इनमें क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक और विस्मय बोधक, विस्मय बोधक शब्द आते हैं। तो ये मुख्य चार हैं। इनमें जो है इन अविकारी शब्दों में इनको लिखा जाता है। अब इसके बाद इसमें एक और जो है, कुछ विद्वान जो है निपात एक होता है, निपात शब्द भी होते हैं, निपात शब्द, इनको भी कुछ विद्वान अविकारी शब्दों की श्रेणी में रखते हैं। तो अविकारी शब्दों की श्रेणी में निपात को रखा जाता है, जैसे ही, भी, तो। कुछ विद्वान इसकी श्रेणी में रखते हैं और कुछ विद्वान इसे इस श्रेणी में नहीं रखते हैं। तो निपात को मैंने इसलिए बता दिया कि कुछ विद्वानों की मान्यता है ऐसी कि जो निपात होते हैं वो भी अविकारी शब्द होते हैं। अब बच्चों इसके बाद जो है इसके बाद आपका अर्थ के आधार पर, अर्थ जो चौथा है वो है अर्थ के आधार पर। फोर्थ में इसमें है सार्थक और निरर्थक। अर्थ के आधार पर हम शब्दों को दो रूप में पढ़ते हैं, सार्थक शब्द और निरर्थक शब्द। तो सार्थक शब्द क्या होते हैं? सार्थक शब्द, सार्थक शब्द जो है, सार्थक मतलब जिनका अर्थ हो, और शब्द की ये जो परिभाषा भी थी कि जिनका जो है जो स्वतंत्र हो, और सार्थक जिनका, सार्थक हो जिनका अर्थ निकलता हो, अर्थवान हो, ऐसे शब्दों को हम सार्थक शब्दों की श्रेणी में रखते हैं। सार्थक शब्दों में जिन शब्दों का भी अर्थ निकले, जैसे कलम, पुस्तक, सिपाही, तो ये सारे शब्द, इन शब्दों को पढ़ने से हमें एक अर्थ मालूम पड़ता है, इनका कोई अर्थ हमें समझ में आता है कि कलम है, ये पुस्तक है, ये सिपाही, तो इससे हम कुछ अर्थ समझते हैं कि इनसे अर्थ निकल रहा है, इसलिए ये सार्थक शब्दों की श्रेणी में रखे जाते हैं। ऐसे कोई भी शब्द जिनका अर्थ है वो सार्थक शब्द कहलाते हैं। इसके बाद है निरर्थक शब्द। निरर्थक शब्द, निरर्थक शब्द वे शब्द होते हैं जिनका कोई अर्थ नहीं निकलता और इन्हें भाषा में सम्मिलित नहीं किया जाता, इन्हें शब्द नहीं माना जाता, इन्हें हम निरर्थक शब्द कहते हैं। लेकिन हम अपनी बोलचाल की भाषा में इन शब्दों का सार्थक शब्दों के साथ प्रयोग कर देते हैं। जैसे अगर हमें कुछ बोलना होता है, जैसे खाना वाना खा लो, तो खाना वाना, जैसे खाना वाना, रोटी वोटी, ऐसे कहते हैं ना, रोटी वोटी खा के निकलो, ऐसे बोला जाता है ना कि खाना वाना खा के जाइए। तो आपको देखिए खाना तो समझ में आ रहा है, वाना का कोई अर्थ नहीं है, तो ये शब्द क्या हो गया, ये निरर्थक शब्द है, इसका अर्थ नहीं है, तो ये निरर्थक शब्द है, उसकी श्रेणी में ही इसको रखा जाता है। लेकिन ये खाना क्या है, ये सार्थक शब्द है, तो इसके साथ ही इसका प्रयोग हम कर लेते हैं बोलचाल की भाषा में, लेकिन इन्हें हम शब्दों की श्रेणी में नहीं रखते और इन्हें हम कहते हैं कि ये निरर्थक शब्द हैं। तो इन्हीं बच्चों, तो निरर्थक शब्द क्या हो गए, जिन शब्दों का कोई अर्थ नहीं निकलता है। तो आज की क्लास में हमने क्या जाना, आज की क्लास में जाना कि शब्दों का जो मुख्य आधार है, जिनको 4 भागों में हमने बांटा हुआ है, उनके जो अलग अलग प्रकार हैं शब्दों के, उनके बारे में जाना कि तत्सम शब्द क्या होते हैं, तद्भव क्या होते हैं, देशज विदेशी शब्द क्या होते हैं। प्रयोग के आधार पे हमने शब्दों को जाना
रचना के आधार पर हमने शब्दों को जाना और अर्थ के आधार पर शब्दों के प्रकार के बारे में जाना। बच्चों, ये आपका है शब्द विचार के विषय में था। उम्मीद है आपको पाठ समझ आ गया होगा। पाठ को पूरा समझिए और अपनी पुस्तक में जो आपके अभ्यास कार्य दिए गए हैं उनको पूरा कीजिए। थैंक यू बच्चों।